हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज वाटिका अग्रवाल और मैं आपको पढ़ा रही हूं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बच्चों, अभी तक हम लोगों ने स्पीड केमिस्ट्री में नॉमेनक्लेचर, जीओसी, आइसोमेरिज्म, हाइड्रोकार्बन, हैलोजन डेरिवेटिव्स कंप्लीट कर लिया था और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। हम लोग आज अल्कोहल्स के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगी कार्बोनाइल कंपाउंड, देन अमाइंस एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, बायोमॉलिक्यूल्स, पॉलीमर्स एंड केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। अगर बच्चों हम लोग अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल जो है उसका यूज किया जाता है एज अ सॉल्वेंट की तरह। हम लोग इसको मोस्टली कफ सिरप में देखते हैं कि अगर हम लोग अल्कोहल्स के जनरल मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन की बात करें तो अल्कोहल किससे प्रिपेयर किया जा सकता है बच्चों? एल्कीन से प्रिपेयर किया जा सकता है। इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि कोई एल्कीन लेते हैं, उसका रिएक्शन H+ यानी कि एसिडिक मीडियम में करवाते हैं तो हमारे पास अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाता है। ये कैसे होता है बच्चों? सबसे पहले इस बॉन्ड का माइग्रेशन इस वाले कार्बन पर होता है, यानी कि फर्स्टली यहां पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। और आपको पता है कि अगर यहां पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो रहा है तो यहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल होगा। तो यहां पर तो रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी नहीं है, पर अगर कहीं भी रीअरेंजमेंट की पॉसिबिलिटी होगी तो फिर हमें रीअरेंजमेंट को प्रोसीड करना पड़ेगा। उसके बाद क्या होगा? ये कोई न्यूक्लियोफाइल है, इससे आकर जुड़ेगा, यानी कि यहां से किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? CH3CHOH2 पॉजिटिव और CH3 का। फिर क्योंकि कोई भी रिएक्टेंट अपने पास कुछ रखता नहीं है, जो वो लेता है उसको वापस कर देता है। स्टार्टिंग में यहां से क्या चीज आकर जुड़ी थी? H+ आकर जुड़ा था, यानी कि अब वापस से यहां से क्या होगा? H+ रिमूव हो जाएगा, यानी कि ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन पर जाकर शिफ्ट होगा और हमारे पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? CH3CHOH CH3 का। ठीक है, हम लोग यहां पर इसके एग्जांपल्स को देख लेते हैं। ये कोई कंपाउंड है, बॉन्ड का माइग्रेशन हुआ, पॉजिटिव चार्ज आया, क्योंकि यहां पर 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है जो कि ज्यादा स्टेबल है 1 डिग्री से, यानी कि यहां पर रीअरेंजमेंट की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। डायरेक्टली इसके साथ क्या चीज आकर जुड़ जाएगी? OH आकर जुड़ जाएगा, अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। सेकेंड नंबर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो यहां पर क्या होगा बच्चों? सबसे पहले ये वाला बॉन्ड इस तरीके से माइग्रेट कर रहा होगा तो यहां पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हुआ। अब आप लोग क्या देख रहे हो कि 5 मेंबर्ड रिंग के बाहर वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, तो अब यहां पर क्या चीज प्रोसीड होगी? रिंग एक्सपेंशन प्रोसीड होगा। और अगर रिंग एक्सपेंशन प्रोसीड होगा तो ये इस तरीके का कुछ बन जाएगा। अब क्योंकि ये वाला कार्बोकेटायन 2 डिग्री है, अगर यहां पर 1,2 मिथाइल शिफ्ट प्रोसीड हो जाए तो ये किस में चेंज हो जाएगा? 1,3 में चेंज हो जाएगा। इस वजह से हम लोग 2 डिग्री कार्बोकेटायन को 3 डिग्री में चेंज करवाने के लिए मिथाइल शिफ्ट करा दिए, और जब हमारे पास मिथाइल शिफ्ट हो गया तो फिर हम लोगों ने क्या किया? H2O का अटैक यहां पे करवा दिया। अब क्योंकि यहां पर ये वाला कायरल सेंटर भी नया जनरेट हुआ है और ये भी नया जनरेट हुआ है, इस वजह से यहां पर अगर N की वैल्यू देखी जाएगी तो वो कितनी आएगी? 2। और क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल कंपाउंड है तो हमें टोटल कितने स्टीरियो आइसोमर्स ऑब्टेन होंगे बच्चों? 4। नेक्स्ट एग्जाम्पल में आते हैं। अब आपको इस एग्जाम्पल में क्या चीज दिया हुआ है कि ये वाला जो मिथाइल है उसका कॉन्फ़िगरेशन पहले से फिक्स है, क्योंकि ये जो मिथाइल है वो आपको वेज पर दिया हुआ है। इसका मतलब है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है। अगर यहां पर सिंपल लाइन होती तो हम लोग बोल सकते थे कि इसका कॉन्फ़िगरेशन फिक्स नहीं है, पर क्योंकि ये वेज पर प्रेजेंट है इस वजह से इसका कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है। अब क्या करना है बच्चों? डाइल्यूट H2SO4 के साथ रिएक्शन होगी, बॉन्ड का माइग्रेशन नीचे की तरफ होगा क्योंकि यहां से 3 डिग्री की पॉसिबिलिटी है। ये कोई कार्बोकेटायन बन गया, अब इस पर OH- अटैक करेगा, तो क्योंकि कार्बोकेटायन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, प्लेनर स्ट्रक्चर होती है, तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो ऊपर से भी अटैक कर सकता है और नीचे से भी अटैक कर सकता है। तो एक बार हमने इसको डैश पर रखा, एक बार हमने इसको वेज पर रखा। अब बच्चों क्योंकि इस वाले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन फिक्स है, इस वजह से हमें यहां पर जो कंपाउंड्स ऑब्टेन होंगे
उनको हम लोग क्या बोल सकते हैं, डाइस्टीरियोमर्स बोल सकते हैं। और डाइस्टीरियोमर्स का मतलब क्या होता है, वो कंपाउंड्स जो कि एक दूसरे की मिरर इमेजेस नहीं होते, उनको हम लोग क्या बोल सकते हैं बच्चों, डाइस्टीरियोमर्स बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन वाली जो रिएक्शन है, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड से भी तो हम लोग अल्कोहल को सिंथेसाइज कर सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इसके लिए एक जनरल रिएक्शन देख लेते हैं। जनरल रिएक्शन क्या है कि एल्कीन का रिएक्शन हम लोगों ने B2H6THF से करवाया, तो ये सिंगल BH3 मॉलिक्यूल में चेंज हो गया होगा। फिर ये जो B2H6 है वो किसका काम कर रहा है बच्चों, हाइड्रोबोरेशन का काम कर रहा है, जबकि यहां पर ये जो H2O2OH माइनस है ये ऑक्सीडेशन का काम कर रहा है, यानी कि यहां पर हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हो रहा है। आपने यहां पर क्या देखा कि जो OH है वो कौन से डिग्री कार्बन से जाकर जुड़ रहा है, 1 डिग्री कार्बन से, यानी कि हमें जो प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है वो कैसा प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है, एंटी मार्कोनिकोव प्रोडक्ट, यानी कि हमें लेस स्टेबल कार्बोकेटायन से बनने वाला प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रहा है। अब इसके पीछे की क्या कहानी है एक बार वो देख लेते हैं इसकी मैकेनिज्म से। वो कैसे होगा बच्चों, यहां पर इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि B2H6 उसके मोनोमर में चेंज होगा। क्यों होगा चेंज, क्योंकि जो ईथर है वो इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा। फिर सबसे पहले क्या होगा हाइड्रोबोरेशन स्टेप में, कि ये जो पूरा का पूरा ये जो BH3 मॉलिक्यूल है इसके पास क्योंकि 3 हाइड्रोजन आटम है, इसी वजह से ये 3 एल्कीन मॉलिक्यूल्स के साथ जाकर रिएक्ट करेगा और एक एक हाइड्रोजन को सप्लाई करता जाएगा। तो इस तरीके से सेकंड स्टेप में हमारे पास 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। ध्यान देना बच्चों की बोरोन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखी जाए तो 2.1 है ना 2.1। इस वजह से क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है ना, 2.0 के करीब है, 2.1 के करीब है, इसी वजह से ये कौन से कार्बन से जाकर जुड़ा है, जहां से कि लेस स्टेबल कार्बोकेटायन बन रहा है, जबकि मोर स्टेबल कार्बोकेटायन फॉर्मेशन की, यानी कि मोर स्टेबल कार्बन तो ये वाला होता क्योंकि यहां से CH3 जुड़ा हुआ है, यहां पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होता, उससे कौन जाकर जुड़ा है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्यों जाके जुड़ा, क्योंकि हाइड्रोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है बोरोन के कंपैरिजन में, क्योंकि बोरोन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो होती है 2.0 के अप्रॉक्स, जबकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1 के अप्रॉक्स। तो कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हुआ, हाइड्रोजन। इस वजह से ये कहां से जाकर जुड़ा, कार्बन से, इस वाले कार्बन से जाकर जुड़ा जहां की पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा जनरेट हो रहा है। उसके बाद क्या हुआ कि ट्रांजिशन स्टेट का काम हो गया ये BH2। अभी तो इस BH3 ने सिर्फ एक हाइड्रोजन आटम को ट्रांसफर किया है, इसके तीनों के तीनों हाइड्रोजन आटम ट्रांसफर करने के लिए इसको 2 मॉलिक्यूल एल्कीन के साथ और रिएक्ट करना पड़ेगा। इस वजह से हमारे पास ये कोई स्पीशीज फॉर्म हो जाएगी जिसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्राई एल्काइल बोरेन बोल सकते हैं। और जब हम लोग इस ट्राई एल्काइल बोरेन का ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो हमारे पास क्या चीज फॉर्म हो जाएगी, अल्कोहल। बच्चों ये होता कैसे है एक बार आप देखना इसको। हमारे पास जो स्पीशीज बनेगी वो ऐसे कुछ बनेगी, जब हम इसका ऑक्सीडेशन कराएंगे ऐसे तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, H2O2 के प्रेजेंस में हो रहा है, इस वजह से इधर भी OH, इधर भी OH, यहां भी OH और यहां भी OH। इस तरीके से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा तो हमारे पास किसका फॉर्मेशन हो गया, H3BO3 यानी कि बोरिक एसिड का, प्लस हमारे पास किसका फॉर्मेशन हो गया, 1 डिग्री अल्कोहल का। इसके और भी एग्जाम्पल्स हैं, ये कोई एल्कीन है। अब अपन को क्या चीज ध्यान रखनी है कि यार कार्बोकेटायन नहीं बनता, कोई रीअरेंजमेंट नहीं करवाना, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि जो लेस स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन है, जो 1 डिग्री कार्बन है, उससे क्या जोड़ देना है, OH को। तो यहां पर ये एल्कीन का 1 डिग्री ये वाला हुआ, लेस सब्सटीट्यूटेड ये वाला हुआ, इस वजह से हमने इससे क्या जोड़ दिया, OH, और हमें क्या मिल गया, अल्कोहल।
एज इट इज यही रिएक्शन जो हमने एल्कीन के साथ करवाई है वो हम लोग एल्काइन के साथ भी तो करवा सकते हैं। जब हम सेम रिएक्शन एल्काइन के साथ करवाएंगे तो आपको पता है कि इस वाले कार्बन से 2 OH आकर जुड़ जाएंगे और एक कार्बन पर 2 OH कभी भी स्टेबल नहीं होते। ये तो डबल बॉन्ड O का फॉर्मेशन कर लेंगे और यहां से H2O मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, यानी कि ओवरऑल यहां से किसका फॉर्मेशन हो गया बच्चों, एल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट जो रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं वो है ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन। बच्चों जैसे कि हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में हम लोगों ने एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट बनाया, कोई कार्बोकेटायन नहीं बनाया, डायरेक्ट क्या बनाया, एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट बनाया। जब आपको ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन रिएक्शन करवाना है तो भी यहां पर भी इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं करना। सिर्फ और सिर्फ डिफरेंस इतना सा है कि वहां पर आपने एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट बनाया था और यहां पर आपको मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट बनाना है, यानी कि यहां पर आपको कौन सा एडिशन करवाना है, मार्कोनिकॉव एडिशन करवाना है। मर्क्यूरिक एसीटेट H2O के प्रेजेंस में ऑक्सीमर्क्यूरेशन प्रोसीड होता है, जबकि सेकेंड स्टेप में NaBH4OH- के प्रेजेंस में डीमर्क्यूरेशन प्रोसीड होता है। ठीक है, यहां से भी हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलता है वो अल्कोहल होता है, पर जो प्रोडक्ट है वो कैसा प्रोडक्ट बनता है बच्चों, मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट बनता है। जबकि वहां पर कैसा प्रोडक्ट बन रहा था, एंटी मार्कोनिकॉव। जब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करवाया तो कौन सा प्रोडक्ट बना, एंटी मार्कोनिकॉव। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग इसकी मैकेनिज्म को देख लेते हैं। सबसे पहले क्या होगा यहां पे कि जो अपना मरकरी वाला बॉन्ड है वो यहां पर इस वाले ऑक्सीजन पे आके शिफ्ट हो जाएगा, CH3COO- बाहर निकल जाएगा और ये पूरी की पूरी स्पीशीज किससे जाकर जुड़ जाएगी, एल्कीन से। यानी कि इस तरीके से इसका क्या हो जाएगा, मर्क्यूरेशन, और इसी स्टेप को बोला जाता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है बच्चों कि वो जो अपना इस तरीके की जो अपनी स्पीशीज बनी थी, यहां से ऐसे ऐसे करके जो अपना नॉन क्लासिकल कार्बोकेटायन बना था, उस पर क्या होता है कि OH- आकर अटैक करता है, ये वाला बॉन्ड यहां पे शिफ्ट हो जाता है। इस वजह से OH तो यहां से जुड़ जाता है और यहां से जो HgOCOCH3 था उसका वापस से NaBH4 के साथ रिडक्शन होता है और हमें फाइनली क्या मिल जाता है बच्चों, अल्कोहल मिल जाता है इस तरीके से। ठीक है, ओवरऑल क्या ध्यान रखना है, विदाउट रीअरेंजमेंट आपको मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट बनाना है। तो बस यहां से OH को जोड़ दो, फिर यहां पर एल्काइन वापस से आ गई। हाइड्रोबोरेशन जब अपन ने करवाया था तो हाइड्रोबोरेशन में क्या किया था कि हम लोगों ने एल्काइन से एल्डिहाइड बनाया था, जबकि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन में हम लोग एल्डिहाइड से क्या बनाने वाले हैं, कीटोन बनाने वाले हैं, क्योंकि जो 2 OH होंगे वो इस वाले कार्बन पे आके जुड़ेंगे, H2O मॉलिक्यूल बाहर जाएगा और यहां से हमें क्या मिल जाएगा, कीटोन। ध्यान देना बच्चों कि ये जो दोनों मेथड थे आपके, एल्डिहाइड हमने हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से बनाया, कीटोन हमने ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन से बनाया, तो ये मेथड आप लोग कार्बोनाइल कंपाउंड्स के प्रिपरेशन मेथड में भी वापस से पढ़ोगे, तो ये अपने आप में एक बार इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, अब यहां पर कुछ कुछ प्रोडक्ट्स बना दिए गए और बोला है कि बताओ तुम इसके लिए कौन सा रिएजेंट यूज करोगे। तो आप लोग फर्स्टली क्या देख रहे हो कि यार यहां पर तो 1 डिग्री से OH जुड़ रहा है, यानी कि विदाउट रीअरेंजमेंट हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन हुआ है। ठीक है, क्योंकि एंटी मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट बना है। यहां पर इस वाले कार्बन से OH जुड़ गया, तो आपने क्या देखा कि यार रीअरेंजमेंट तो नहीं हुआ, पर ओवरऑल जो प्रोडक्ट बना वो मार्कोनिकॉव प्रोडक्ट था। इसका मतलब क्या है कि यहां पर ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन हुआ होगा। जबकि अगर आप इस वाले प्रोडक्ट की बात करो तो आप लोग क्या देख रहे हो कि यार इसमें तो कार्बोकेटायन बना है सबसे पहले 2 डिग्री, फिर वो रीअरेंज होकर 3 डिग्री में चेंज हुआ है, यानी कि यहां पर रीअरेंजमेंट प्रोसीड हो रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये
H प्लस H2O की प्रेजेंस में ये वाला रिएक्शन करवाया गया है। तो यानी कि हम लोग यहां पर कौन सा ऑप्शन सही करेंगे, HBOOM और ये वाला, यानी कि इसके लिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा बच्चों, डी ऑप्शन। नेक्स्ट आपको प्रिपरेशन मेथड दिया हुआ है कि आप लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवाकर भी अल्कोहल का फॉर्मेशन करवा सकते हो। वो कैसे करवा सकते हो बच्चों कि ये कोई एल्काइल हैलाइड है, इसका रिएक्शन अगर आप एक्वस KOH के साथ करवाओगे या फिर मोइस्ट Ag2O के साथ करवाओगे तो आपके पास अल्कोहल का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक बात और ध्यान रखना बच्चों कि अगर आप यहां पर एक्वस KOH लोगे तो सब्स्टिट्यूशन प्रोसीड होगा, पर अगर आप इसकी जगह पर अल्कोहलिक KOH का यूज करोगे तो एलिमिनेशन हो जाएगा, यानी कि एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। इसका मतलब आपको क्या समझ में आया कि जो एक्वस KOH है वो तो सब्स्टिट्यूशन करवाता है, जबकि जो अल्कोहलिक KOH है वो एलिमिनेशन करवाता है। ठीक है, अब हम लोग ईथर से भी तो अल्कोहल्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि अगर हम लोग ईथर का रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ करवा दे तो हमारे पास क्या बन जाएंगे बच्चों, अल्कोहल्स बन जाएंगे। एज इट इज यहां पर होगा। अब आप लोगों को यहां पर ये चीज ध्यान देनी है कि यार ये ऑक्सीजन 18 है, अब ये किधर की तरफ जाएगा, तो आप देखो कि सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा होगा, ये वाला होगा, क्योंकि यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन्स का हाइपर कॉन्जुगेशन लग रहा है, जबकि यहां पर कोई हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है। तो क्योंकि ये वाला कार्बोकेटायन स्टेबल होगा, इस वजह से इससे बाहर वाला H2O आकर रिएक्ट करेगा, यानी कि यहां पर हमारे पास प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3OH और CH3CH2OH। ठीक है, इसके बाद हम लोग एस्टर्स से भी तो अल्कोहल का फॉर्मेशन कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि अगर हम लोग एस्टर का हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो एस्टर का हाइड्रोलिसिस करवाने पर हमें एसिड और अल्कोहल मिलते हैं। क्या चीज मिलता है बच्चों, एसिड और अल्कोहल्स मिलते हैं। ठीक है, साथ ही साथ हम लोग प्राइमरी अमाइंस से भी बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे, सबसे पहले प्राइमरी अमाइन का रिएक्शन किसके साथ करवा देंगे, NaNO2HCl के साथ करवा देंगे तो डाइएजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। अब डाइएजोनियम सॉल्ट क्योंकि मीडियम में H2O भी प्रेजेंट है तो वो डाइएजोनियम सॉल्ट Rn2 पॉजिटिव, क्योंकि स्टेबल स्पीशीज नहीं है और N2 पॉजिटिव बहुत ही जल्दी रिमूव हो जाता है, तो यहां पर हमारे पास वो उस सॉल्वेंट में प्रेजेंट H2O इसके साथ रिएक्ट कर लेगा और हमारे पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, अल्कोहल का। इसकी मैकेनिज्म भी आपको प्रोवाइडेड है। NaNO2 और HCl की रिएक्शन होगी तो किसका फॉर्मेशन होगा, HNO2 का। HNO2 एसिडिक मीडियम में प्रेजेंट है तो वो किसका फॉर्मेशन कर लेगा, H2O प्लस NO पॉजिटिव का फॉर्मेशन कर लेगा। फिर क्या होगा कि हमारी जो अमाइन है वो एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगी और इसके नाइट्रोजन पर आकर अटैक कर देगी। जब ये इस पर अटैक करेगी तो बॉन्ड की शिफ्टिंग इस तरीके से होगी। आपको पता है ये वाला एसिडिक H हो गया तो ये यहां पर टोटोमेरिज्म के थ्रू इस तरीके से चला जाएगा, है ना, और यहां से ये एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा तो हमारे पास क्या बन जाएगा, Rn2 पॉजिटिव मिल जाएगा और फिर इससे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा और किसका फॉर्मेशन कर देगा, अल्कोहल का। यहां पर आप लोग क्या देख रहे हो कि कार्बोकेटायन एज अ इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, और अगर कार्बोकेटायन एज अ इंटरमीडिएट फॉर्म होता है तो यहां पर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। ठीक है, अगर हम लोग इसके क्वेश्चंस को देखें तो आप लोग क्या देखोगे कि ये तो एज अ लिविंग ग्रुप निकलेगा, यहां पर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये 1 डिग्री होगा। फिर अगर हम लोग यहां पर मिथाइल शिफ्ट करवा देंगे, 1 मिथाइल शिफ्ट, तो इस वजह से अपने पास जो कार्बोकेटायन बनेगा वो कैसा होगा, 3 डिग्री, यानी कि ये रीअरेंज होकर यहां पर चला जाएगा और यहां से क्या जुड़ जाएगा, OH, यानी कि हमें फाइनली क्या फॉर्म हो गया, 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। अब बच्चों हम लोग ग्रेनार्ड रिएजेंट से भी तो फॉर्मेशन कर सकते हैं। ग्रेनार्ड रिएजेंट की पहले हम लोग प्रॉपर्टीज को कंसीडर कर लेते हैं। जो ग्रेनार्ड रिएजेंट होता है वहां पर R-MgX होता है। R का माइनस का क्या मतलब है कि कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है, और अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है
तो वो एज अ स्ट्रॉन्ग बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है और एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह भी बिहेव कर सकता है। अब हमारे दिमाग में आता है कि यार ये कब तो बेस की तरह बिहेव करेगा और कब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो बच्चों ये बेस की तरह कब बिहेव करेगा, जबकि इसको एसिडिक हाइड्रोजन मिल रही हो, क्योंकि आपको पता है कि यूनिवर्स में जो सबसे ज्यादा फास्ट रिएक्शंस होती है वो कौन सी होती है बच्चों, एसिड बेस रिएक्शंस होती हैं। तो सबसे पहले तो ग्रिनार्ड रिएजेंट क्या करना चाहेगा, एसिड बेस रिएक्शन करना चाहेगा। फिर अगर एसिड बेस रिएक्शन की पॉसिबिलिटी ना हो तो ग्रिनार्ड रिएजेंट किसकी तरह बिहेव करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह। आप लोग ग्रिनार्ड रिएजेंट में क्या देख रहे हो कि यहां पर ऑर्गेनिक कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है, यानी कि यहां पर कार्बन और मेटल के बीच में बॉन्ड प्रेजेंट है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग क्या बोल देते हैं, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बोल देते हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स की अब आपको डेफिनेशन दे दी गई है कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, organic compounds in which a metal atom is directly attached to the carbon of organic molecule through covalent bond और ionic bond, वो किसी से भी कनेक्ट हो सकता है। ठीक है, तो हम उन कंपाउंड्स को बोल देंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। जैसे कि मैंने बताया भी था पहले कि कार्बन और मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट है, यहाँ पे आयनिक बॉन्ड। अब अगर हम लोग इसका प्रिपरेशन मेथड देखें तो ग्रिनार्ड रिएजेंट को किस तरीके से प्रिपेयर किया जा सकता है कि एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन मैग्नीशियम ड्राई ईथर में करवा दो। यार ड्राई ईथर ही यूज करना है, अगर तुमने वेट ईथर ले लिया ना तो कबाड़ा हो जाएगा, फिर ग्रिनार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो अगर ग्रिनार्ड रिएजेंट का फॉर्मेशन करवाना है तो तुम्हें किसका यूज करना पड़ेगा, ड्राई ईथर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब ईथर को हम लोग एज अ सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं। क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि जो ईथर है वो क्या करता है, लुईस बेस की तरह बिहेव करता है। और अगर वो लुईस बेस की तरह बिहेव करेगा, यानी कि वो अपने अगर इलेक्ट्रॉन पेयर देगा तो वो किसको दे देगा, मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर दे देगा, जिससे कि क्या हो जाएगा कि वो जो रिएजेंट है, जो ग्रिनार्ड रिएजेंट है, उसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो हम लोगों ने ईथर का यूज क्यों किया, क्योंकि वो मेटल के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है और कोऑर्डिनेट बॉन्ड से पूरा का पूरा रिएजेंट स्टेबल हो जाता है। इसलिए हम लोग किसका यूज कर रहे हैं बच्चों, ईथर का। ठीक है, जैसे कि आपको यहां पर दिखाया भी हुआ है, ये ईथर मॉलिक्यूल्स हैं, ये किसके साथ बॉन्ड बनाएंगे, मैग्नीशियम के साथ, मेटल के साथ। ठीक है, अब जो ग्रिनार्ड रिएजेंट है वो जो पोलर पाई बॉन्ड वाले कंपाउंड्स हैं, आप लोग देख रहे हो ना कि ये जो बॉन्ड्स हैं वो पोलर पाई बॉन्ड्स हैं, क्योंकि कार्बन और ऑक्सीजन में ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन और सल्फर में सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, कार्बन और नाइट्रोजन में नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो ये जो रिएजेंट है, ये जो ग्रिनार्ड रिएजेंट है, वो इन कंपाउंड्स के साथ पोलर पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, क्योंकि उससे वो एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेता है। वही चीज यहां पर बताई हुई है। ठीक है, अगर अपन को एल्केन का सिंथेसिस करना है तो हम लोग क्या करवा दें यार, हम लोग ऐसा करवा देते हैं कि ये जो ग्रिनार्ड रिएजेंट है इसका रिएक्शन ऐसे किसी कंपाउंड के साथ करवा देते हैं जिसके पास एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो ये क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को लेगा और किसका फॉर्मेशन कर लेगा, हाइड्रोकार्बन का। तो हमने वही किया यहां पर, हम लोग एसिड बेस रिएक्शन से किसका फॉर्मेशन करना चाह रहे हैं, हाइड्रोकार्बन्स का, यानी कि एल्केन्स का। इसके ही कुछ एग्जांपल्स यहां पे दिए हुए हैं। सबसे पहले RMgX किसी एसिडिक हाइड्रोजन वाले के साथ रिएक्ट करेगा तो H+ को लेगा, एल्केन का फॉर्मेशन कर लेगा। एज इट इज यहां से भी ये इसको लेगा, एल्केन का फॉर्मेशन कर लेगा। एज इट इज यहां पर भी यही हो रहा है और यहां भी ऐसा ही प्रोसीड हो रहा है। अब बच्चों क्या होता है कि एक साइंटिस्ट थे जेरी विटनॉफ। जेरी विटनॉफ ने एक दिमाग लगाया। वो दिमाग क्या लगाया, उन्होंने ऐसा बोला कि यार अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में एक एसिडिक हाइड्रोजन है तो हमें 1 मोल मीथेन मिलेगी, अगर 2 एसिडिक हाइड्रोजन है तो 2 मोल मीथेन मिलेगी, अगर 3 है तो 3 मिलेगी।
यानी कि उन्होंने क्या बोला कि यार एक आइडिया आ रहा है। वो आइडिया क्या आ रहा है कि अपन ऐसा करते हैं कि ये पता लगा लेते हैं कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने एसिडिक हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट हैं, और इसका तरीका क्या होगा कि उस कंपाउंड की, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड की रिएक्शन हम लोग ग्रेनार्ड रिएजेंट से करवा देंगे, CH3MgX से करवा देंगे, और जितने मोल मीथेन अपन को मिलेगी उससे हमें पता चल जाएगा कि उस दिए गए ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने एसिडिक हाइड्रोजन एटम्स प्रेजेंट थे। ये हमें किसने बताया? जेरी विटनॉफ ने। तो इसी वाले मेथड को क्या कह दिया जाता है? जेरी विटनॉफ मेथड। और इसका यूज क्यों किया जाता है? एस्टिमेशन ऑफ रिएक्टिव हाइड्रोजन एटम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। नेक्स्ट रिएक्शन, अब यहां पर ध्यान देना बच्चों कि ये जो अपना ग्रेनार्ड रिएजेंट है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल की तरह। अभी तो मैंने जो आपको बताया था वहां पर ये एज अ बेस की तरह बिहेव कर रहा था, पर इस रिएक्शन से किसकी तरह बिहेव कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल की तरह। क्या कर रहा है ये अपने नेगेटिव चार्ज का अटैक इस वाले पॉजिटिवली चार्ज पे कर रहा है, और ये एक्स एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकल जा रहा है। तो हमारे पास फाइनली किसका फॉर्मेशन हो जाता है? एल्केन का। ठीक है, नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ एल्कीन्स। अगर हमें क्या है कि कम कार्बन की एल्कीन है, उससे ज्यादा कार्बन एटम्स की एल्कीन का अगर हमें फॉर्मेशन करना है तो वो भी हम लोग किससे कर सकते हैं? ग्रेनार्ड रिएजेंट से। वो कैसे कर सकते हैं बच्चों? ये RMgX है, इसने इस वाले कार्बन पर जाकर अटैक किया, ये एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया। तो अपने पास जो एल्कीन थी पहले उससे ज्यादा हायर एल्कीन का फॉर्मेशन अपने पास हो गया। ठीक है, अब हम लोग ग्रेनार्ड रिएजेंट का यूज करके 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल, इन सभी का फॉर्मेशन भी कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं कि हम लोग कार्बोनाइल कंपाउंड से ग्रेनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करा दें। अगर हम ऐसा करवाएंगे, ये यहां पर जाएगा, ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन पे जाएगा, यानी कि हमारे पास ये कोई एडप्ट फॉर्म हो जाएगा। फिर हम लोग इसका हाइड्रोलिसिस करवा देंगे तो हमारे पास क्या चीज बन गई बच्चों? 1 डिग्री अल्कोहल बन गया। अभी ये तो सिंपल अल्कोहल है ना, यहां पर अगर H और H है तो ये कितने डिग्री अल्कोहल है? 1 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट, अगर हम लोग एसिड डेरिवेटिव से इसका रिएक्शन करा दें तो भी तो ऐसा करवा सकते हैं। एसिड डेरिवेटिव का क्या मतलब है बच्चों? कि हम लोग अगर इसका रिएक्शन एस्टर के साथ करवा दें, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि अगर आप ग्रेनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन फॉर्मिक एस्टर के साथ करवाओगे तो आपको 2 डिग्री अल्कोहल मिलेगा, और अगर आप फॉर्मिक एस्टर के अलावा किसी और एस्टर के साथ ग्रेनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन करवाओगे तो आपको 3 डिग्री अल्कोहल मिलेगा। यानी कि एस्टर की हेल्प से आप 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल को तो सिंथेसाइज कर सकते हो, पर आप 1 डिग्री अल्कोहल को सिंथेसाइज नहीं कर सकते। तो एक बार हम लोग इसका रिएक्शन देख लेते हैं, वो कैसे हो रहा है। ये नेगेटिव चार्ज यहां पर अटैक कर रहा है, बॉन्ड यहां पे जाके शिफ्ट होगा। फिर ये नेगेटिव चार्ज जब वापस से बॉन्ड बनाएगा तो ये एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाएगा, ये कोई हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगी। फिर फर्दर इसके ऊपर ग्रेनार्ड रिएजेंट एक्ट करेगा और हमारे पास क्या फॉर्म हो जाएगा? अल्कोहल। अब ये जो अल्कोहल हमें मिला है वो कितने डिग्री अल्कोहल मिला है बच्चों? 2 डिग्री। एज इट इज चीज यहां पर दी हुई है ना। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूं कि सिर्फ और सिर्फ फॉर्मिक एस्टर से 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, दूसरे एस्टर्स से 3 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। तो यहां पर क्या हो रहा है बच्चों? नेगेटिव चार्ज यहां जा रहा है, बॉन्ड इस तरीके से शिफ्ट हो रहा है। फिर जब ये एज अ लिविंग ग्रुप बाहर जाएगा तो कीटोन बन जाएगा, वापस से RMgX इसके साथ रिएक्ट करेगा तो हमारे पास किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? 3 डिग्री अल्कोहल का। अब बच्चों अगर मैं आपसे इपॉक्साइड की बात करूं तो अगर हम लोग ग्रेनार्ड रिएजेंट का रिएक्शन इपॉक्साइड के साथ करवा दे तो यहां से हमारे पास 1 डिग्री अल्कोहल का फॉर्मेशन हो सकता है। वो कैसे? कि यहां पर ये जो है वो इस वाले कार्बन से आके रिएक्ट करेगा, ये बॉन्ड ऑक्सीजन पे जाके शिफ्ट हो जाएगा।
ये कोई स्ट्रक्चर बनेगी, इसका हाइड्रोलिसिस होगा तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, 1 डिग्री एल्कोहल का। ठीक है, अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं अल्कोहल्स की। आपको पता है कि अल्कोहल में जो फंक्शनल ग्रुप है वो OH है, यानी कि यहां पर 2 टाइप की रिएक्शंस पॉसिबल है। वो कौन कौन सी, एक तो ऑक्सीजन के साथ जो जुड़ा हुआ H है वो एसिडिक H है, यानी कि वहां से हमें जो है H2O, ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ जो H है वो एसिडिक H है, तो हमें उस एसिडिक हाइड्रोजन की रिएक्शंस देखने को मिल सकती हैं। दूसरी चीज क्या है कि अगर हम लोग किसी एसिडिक मीडियम में रिएक्शन करवा दें तो ये H2O में कन्वर्ट हो जाएगा, और H2O अच्छा लिविंग ग्रुप होता है, तो इस वजह से भी हमें रिएक्शंस देखने को मिल सकती हैं। तो सबसे पहले हम लोग जो अल्कोहल्स की रिएक्शन देख रहे हैं वो देख रहे हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन। आपको पता है कि अगर डिहाइड्रेशन डिफरेंट टेम्परेचर पर किया जाए तो प्रोडक्ट्स भी अलग अलग मिलते हैं। जैसे कि अगर हम लोग डिहाइड्रेशन 140 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ईथर मिल जाएगा। पर अगर यही डिहाइड्रेशन हम लोग 170 डिग्री सेल्सियस पे करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, एल्कीन। ध्यान रखना बच्चों, अगर टेम्परेचर डिफरेंट है तो प्रोडक्ट्स भी डिफरेंट होंगे। अब जब यहां पर ईथर का फॉर्मेशन हुआ है तो ईथर के फॉर्मेशन में आपने क्या देखा कि किन्हीं 2 मॉलिक्यूल में से H2O चला गया और ईथर मिल गया, यानी कि यहां पर इंटर मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन हुआ है वाटर मॉलिक्यूल का। जबकि अगर आप एल्कीन का फॉर्मेशन देखोगे तो वहां पर आप लोग क्या देख रहे हो कि यहां पर इंट्रा मॉलिक्यूलर एलिमिनेशन हुआ है वाटर का, तो किसका फॉर्मेशन हो गया, एल्कीन का। ठीक है, एज इट इज जिस तरीके से कंसंट्रेटेड H2SO4 ने काम किया वैसे के वैसे Al2O3 भी काम करता है। एक बात और ध्यान रखना कि Al2O3 भी कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन करेगा। यहां पर जो रिएक्शन होगी वो कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट के थ्रू होकर जाएगी। तो यहां पर क्या होगा बच्चों कि अगर हम लोग इसका रिएक्शन 250 डिग्री सेल्सियस पे करवा देंगे तो ईथर बनेगा, और 350 डिग्री सेल्सियस पे करवा देंगे तो एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, अब क्योंकि ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन कौन सा होता है, 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री और फिर 1 डिग्री, तो यहां पर जो ईज ऑफ डिहाइड्रेशन होगा तो उसके लिए भी क्या ऑर्डर आएगा, 3 डिग्री अल्कोहल इज ग्रेटर देन 2 डिग्री अल्कोहल एंड 2 डिग्री अल्कोहल इज ग्रेटर देन 1 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, अगर हम लोग अल्कोहल्स के टेस्ट की बात करें कि हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा 1 डिग्री अल्कोहल है, कौन सा 2 डिग्री अल्कोहल है और कौन सा 3 डिग्री अल्कोहल है, तो उसके लिए ल्यूकास टेस्ट होता है, विक्टर मेयर टेस्ट होता है, डाइक्रोमेट टेस्ट होता है। इन सबसे हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा 1 डिग्री अल्कोहल है, कौन सा 2 डिग्री है और कौन सा 3 डिग्री है। पर अगर हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा अल्कोहल है और कौन सा फिनॉल है तो उसके लिए 2 टेस्ट हैं, एक तो है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट और एक होता है न्यूट्रल FeCl3 टेस्ट। इन दोनों टेस्ट से हम लोग पता लगा सकते हैं कि जो कंपाउंड है वो अल्कोहल है या फिर फिनॉल है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ल्यूकास टेस्ट की बात कर रहे हैं। ल्यूकास टेस्ट के लिए जो रिएजेंट यूज किया जाता है वो होता है HCl, कंसंट्रेटेड HCl प्लस ZnCl2। इसको कलेक्टिवली कह दिया जाता है ल्यूकास रिएजेंट। ठीक है, अब जब हम लोग 1 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन ल्यूकास रिएजेंट के साथ करवाते हैं तो हमें कोई टर्बिडिटी ऑब्जर्व नहीं होती आफ्टर 30 मिनट, या फिर हम लोग अगर उस सॉल्यूशन को हीट करेंगे तब जाकर हमें टर्बिडिटी ऑब्जर्व होती है। 2 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन अगर हम लोग ल्यूकास रिएजेंट के साथ करवाते हैं तो हमें टर्बिडिटी मिलती है पर आफ्टर 5 मिनट्स मिलती है। अगर हम लोग 3 डिग्री अल्कोहल की बात करें तो हमें इमीडिएट टर्बिडिटी ऑब्जर्व होती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि 3 डिग्री कार्बोकेटायन ज्यादा स्टेबल है, रिएक्शन ज्यादा फास्ट होती है, इस वजह से जो 3 डिग्री अल्कोहल है वो इमीडिएट टर्बिडिटी ऑब्जर्व करवाता है। ठीक है, अब बच्चों अगर हम लोग विक्टर मेयर टेस्ट की बात करें तो विक्टर मेयर टेस्ट को बोला जाता है RBC टेस्ट। यहां से ही आप लोग बहुत कुछ सोच सकते हो। वो क्या सोच सकते हो,
कि यार 1 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन अगर हम लोग विक्टर मेयर रिएजेंट के साथ करवाएंगे तो रेड कलर मिलेगा, 2 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन अगर हम लोग विक्टर मेयर रिएजेंट के साथ करवाएंगे तो ब्लू कलर मिलेगा, और अगर 3 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन हम लोग विक्टर मेयर रिएजेंट के साथ करवाएंगे तो हमें कोई कलर ऑब्जर्व नहीं होगा। ठीक है, तो एज इट इज यहां पर दिया हुआ है आपको। और इस रिएजेंट का यूज किस लिए किया जाता है? 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग यहां पर देख रहे हो, ये जो पूरा रिएक्शन सीक्वेंस है ये विक्टर मेयर टेस्ट को बताता है। 1 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन फास्फोरस I2 के साथ करवाया, ये कोई कंपाउंड बन गया। AgNO2 के साथ करवाया, नाइट्रो कंपाउंड बन गया। HNO2 के साथ करवाया, ऑक्सिम नाइट्रो कंपाउंड मिल गया। फिर इसका रिएक्शन अगर NaOH के साथ करवा दिया तो ये जो कंपाउंड है वो सॉल्युबल हो जाता है और हमें कौन सा कलर ऑब्जर्व होता है? रेड कलर। 2 डिग्री अल्कोहल के साथ भी इसी तरीके की रिएक्शन होती है, पर डिफरेंस क्या होता है कि जब हम NaOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो वो इनसॉल्युबल होता है और जो कलर ऑब्जर्व होता है वो ब्लू कलर होता है, जबकि जो 3 डिग्री अल्कोहल है वो तो फर्दर रिएक्शन ही नहीं करता। ठीक है, हमें कलरलेस या फिर व्हाइट कलर ऑब्जर्व होता है। नेक्स्ट है डाइक्रोमेट टेस्ट। डाइक्रोमेट टेस्ट का यूज भी अपन इसी के लिए कर रहे हैं। किस लिए कर रहे हैं? 1 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल और 3 डिग्री अल्कोहल को डिफ्रेंशिएट करने के लिए। 1 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन करवाएंगे, हमें एसिड और Cr3+ आयन मिलेगा। 2 डिग्री अल्कोहल का रिएक्शन करवाएंगे, कीटोन मिल जाएगा। 3 डिग्री अल्कोहल कोई रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग अल्कोहलिक ग्रुप का टेस्ट देख रहे हैं। इस एसिडिक हाइड्रोजन का टेस्ट देख रहे हैं। अगर हम लोग अल्कोहल का रिएक्शन एल्कली मेटल के साथ, जो कि हाईली बेसिक नेचर रखती है, जब हम इसका रिएक्शन इसके साथ करवाते हैं तो हमें RO- Na+ ऑब्जर्व होता है, +H+ बाहर निकल जाता है। फिर वो इलेक्ट्रॉन को लेता है और जो वहां पर हाइड्रोजन गैस होती है वो बाहर निकल जाती है। एफरवेसेंस ऑफ हाइड्रोजन हमें ऑब्जर्व होती है। फिर अल्कोहल का रिएक्शन अगर PCl5 के साथ कराएंगे तो अल्काइल क्लोराइड PuCl3 और HCl बनेगा। फिर NH3 के साथ करवाएंगे तो हमें NH4Cl मिल जाएगा। अब आपको पता है कि जो NH4Cl है वो कौन सी फ्यूम्स रखता है? वाइट फ्यूम्स रखता है। ठीक है, यहां पर आकर बच्चों हमारा अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का ये लेक्चर खत्म होता है। ई सरल के ऐप को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। ऑल द बेस्ट बच्चों, मचा दो।